समाजवादी शब्द का प्रयोग प्रस्तावना में नहीं किया गया था क्योंकि वे देश को किसी विशिष्ट आर्थिक संरचना से संबद्ध नहीं करना चाहते थे। सेकुलर पथनिरपेक्ष का आशय है धार्मिक अथवा आध्यात्मिक मामलों में राज्य का जुड़ा न होना। राज्य का संचालन किसी धार्मिक नियम से न होकर संविधान द्वारा होना। प्रस्तावना के हिंदी रूपांतरण में अंग्रेजी के सेकुलर शब्द के लिए काफ़ी सोच समझकर धर्मनिरपेक्ष के बजाय पथनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है, क्योंकि हमारा संविधान उन देश के विभिन्न कानूनों और राज्य को धर्म से निरपेक्ष न होकर पथ से निरपेक्ष होने की अपेक्षा करता है। मूल प्रस्तावना में भारत के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने की बात की गई है। इस प्रकार धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक न्याय वस्तुतः एक समाजवादी राज्य को ही निरूपित करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत उन्हें सामाजिक एवं आर्थिक न्याय विशिष्ट ध्यान दिया गया है। ऐसे में प्रस्तावना में अलग से समाजवादी और पथनिरपेक्ष शब्द राजनीतिक उद्देश्य की ओर इशारा करते हैं। मूल प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता की भी बात कही गई है। हम जानते हैं कि धर्मनिरपेक्ष राज्य में ही अन्य स्वतंत्रताओं की प्राप्ति संभव है। मूल अधिकार FR एवं DPSP के विभिन्न उपबंध इसकी रक्षा करते हैं। इन शब्दों को हटाए जाने के पीछे ये भी तर्क दिया जाता है कि 3/1/1977 को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी एवं पथनिरपेक्ष शब्द को प्रस्तावना में समाविष्ट करने से पूर्व क्या भारत एक समाजवादी और पथनिरपेक्ष राज्य नहीं था? 1991 के आर्थिक सुधारों और वैश्वीकरण के पश्चात सैद्धांतिक तौर पर अब समाजवाद शब्द लगभग अप्रासंगिक हो गया है और 1991 के पश्चात ये व्यवहार में कम ही रहा है। समाजवादी एवं पथनिरपेक्ष शब्द को हटाने के विपक्ष में तर्क। समाजवादी, पथनिरपेक्ष जैसे शब्द हमारे संविधान के आदर्श हैं। संपूर्ण संविधान इसके ओतप्रोत है। इन्हें धूमिल करने से राष्ट्रीय एकता बंधुता नकारात्मक रूप से प्रभावित होगी। पथनिरपेक्ष शब्द को हटाने से देश में सांप्रदायिक विभाजन को बढ़ावा मिल सकता है। फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP आरक्षण, विशेष वर्गों के लिए विशेष प्रावधान, 5वीं 6ठी अनुसूची आदि एक लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य की परिकल्पना करती है। तो प्रस्तावना की समाजवादी शब्द ने स्पष्टता प्रदान करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है कि प्रस्तावना संविधान के निर्वाचन में सहायक है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी एवं पथनिरपेक्ष के अतिरिक्त अखंडता शब्द को भी इसमें समाविष्ट किया गया था। तो फिर क्या अखंडता शब्द को भी हटा दिया जाना चाहिए? इसका जवाब है नहीं, अपितु हमें इन्हें बनाए रखने पर फोकस करना चाहिए, न कि इनका राजनीतिकरण करना चाहिए। आगे की राहें। प्रस्तावना में उल्लिखित समाजवादी और पथनिरपेक्ष शब्द पर बहस के बजाय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन, आवास, गरिमापूर्ण जीवन, रोजगार आदि पर बहस होनी चाहिए। समाजवादी शब्द को हटाने के बजाय इस पर बहस होनी चाहिए कि वह सभी को वास्तविक समता की स्थिति प्राप्त हो एवं समाज में शोषित को गरिमापूर्ण जीवन एवं अधिकार विहीन वर्ग को अधिकार प्राप्त हो। प्रस्तावना में उल्लेखित न्याय, समाज, आर्थिक, राजनीतिक शब्द पर बहस होनी चाहिए। अंततः ये कहा जा सकता है कि प्रस्तावना में उल्लेखित ये शब्द संकीर्ण न होकर व्यापक अर्थ की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करते हैं। अतः हमें इनका सम्मान करना चाहिए एवं इन्हें आदर्शों को प्राप्त करने की ओर अग्रसर होना चाहिए। उपसंहार। प्रस्तावना का लक्ष्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करना है जहाँ जनता संप्रभु हो, शासन निर्वाचित हो और जनता के प्रति उत्तरदायी हो। शासन की सत्ता जनता है, मौलिक अधिकारों से सीमित हो तथा जनता को अपने विकास का समुचित अवसर प्राप्त हो। यद्यपि वैधानिक रूप से प्रस्तावना न्यायालय द्वारा लागू नहीं की जा सकती, यद्यपि ये संविधान के विभिन्न प्रावधानों की व्याख्या करने में उपयोगी सिद्ध हो सकती है तथा किंग कर्तव्य विमुक्ता की स्थिति में ये पथ प्रदर्शक के रूप में काम करती है। भारतीय संविधान एवं शासन, संघ और राज्य क्षेत्र। देखो परिचय। भारतीय संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित प्रावधान की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 1 संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1-2 राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। अनुच्छेद 1-3 भारत के राज्य क्षेत्र में समाविष्ट होंगे। राज्यों के राज्य क्षेत्र पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएंगे। परिसंघ बनाम संघ। प्रारूप समिति के द्वारा परिसंघ शब्द के स्थान पर संघ शब्द को वरीयता देने के पीछे एक विशेष उद्देश्य निहित था। उनका मानना था कि संघ शब्द इस तथ्य को बेहतर तरीके से अभिव्यक्त कर सकता है भारतीय संघ प्रांतों के मध्य समझौते का परिणाम नहीं है। दूसरा, कोई भी राज्य या राज्यों का समूह संघ से अलग होने के लिए स्वतंत्र नहीं है। इसके साथ ही कोई भी राज्य स्वेच्छा से अपने राज्य की सीमा में परिवर्तन भी नहीं कर सकता है। इस प्रकार भारत एक संघ है तथा यह विभक्त नहीं हो सकता। हालांकि प्रशासनिक सुविधा के लिए देश को विभिन्न राज्यों में बांटा जा सकता है, किंतु देश एक अखंड इकाई है जहाँ लोग एक ही स्रोत से व्युत्पन्न एक ही सत्ता के अंतर्गत रह रहे हैं।
राज्यों एवं सत्ता संघ शासित प्रदेशों के नाम एवं उनके क्षेत्र विस्तार को संविधान की पहली अनुसूची में दर्शाया गया है। वर्तमान में भारत में 29 राज्य और 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश शामिल है। भारत का राज्य क्षेत्र टेरिटरी ऑफ इंडिया। उल्लेखनीय है कि भारत का राज्य क्षेत्र भारत का राज्य क्षेत्र भारत के संघ से अधिक व्यापक अर्थ समेटे है। भारत के संघ में केवल ये राज्य सम्मिलित है, जबकि भारत के राज्य क्षेत्र में न केवल राज्य बल्कि संघ शासित प्रदेश एवं वे क्षेत्र जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा भविष्य में भी कभी अधिकृत किया जा सकता है सम्मिलित है। संघीय व्यवस्था में राज्य उसके सदस्य हैं और केंद्र के साथ शक्तियों के विभाजन में हिस्सेदार हैं। दूसरी तरफ संघ शासित प्रदेश केंद्र द्वारा अधिकृत क्षेत्र सीधे केंद्र सरकार द्वारा प्रशासित होते हैं। अधिकृत क्षेत्र। किसी क्षेत्र को तब अधिकृत क्षेत्र कहा जाता है जब भारतीय संघ अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत उस क्षेत्र पर संप्रभुता प्राप्त कर ले। अर्जन द्वारा युद्ध में जीतकर किसी संधि के अनुसरण में अध्यपर्न द्वारा ये स्वामी विहीन क्षेत्र पर कब्जा करके ऐसा किया जा सकता है। यदि किसी सार्वजनिक अधिसूचना दावे या पोषण के द्वारा भारत सरकार किसी क्षेत्र को भारत का अभिन्न अंग घोषित करती या मानती है तो न्यायालय को इस अधिग्रहण को मान्यता प्रदान करना अनिवार्य हो जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप ये क्षेत्र अनुच्छेद 1(3)(c) के तहत संघ के राज्य क्षेत्र का हिस्सा होगा। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। इस प्रकार अनुच्छेद 2 संसद को 2 शक्तियां प्रदान करता है जो निम्न है। नए राज्यों को भारत के संघ में सम्मिलित करना, नए राज्यों की स्थापना करने की शक्ति। पहली शक्ति उन राज्यों के प्रवेश से संबंधित है जो पहले से अस्तित्व में है, जब दूसरी शक्ति नए राज्य जो अस्तित्व में नहीं है की स्थापना से संबंधित है। अर्थात अनुच्छेद 2 इन राज्यों जो भारतीय संघ का हिस्सा नहीं है वे प्रवेश और स्थापना से संबंधित है। उसके अतिरिक्त ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि अनुच्छेद 2 संसद को पूर्ण शक्ति देता है कि ऐसे निबंधों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना करे, परंतु ये निबंधन और शर्तें अनिवार्यतः संविधान के आधारभूत सिद्धांत या मूल ढांचे के अनुरूप होनी चाहिए। संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो एक नए राज्य को संघ में प्रवेश या स्थापना के पश्चात पहले से विद्यमान राज्य के समान दर्जे का अधिकार प्रदान करे। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र और सीमाओं या नामों में परिवर्तन। संसद विधि द्वारा किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके 2 या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी, किसी राज्य क्षेत्र को बढ़ा सकेगी, किसी राज्य क्षेत्र को घटा सकेगी, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत प्रस्तुत किसी विधेयक के 2 शर्तों का पालन करना अनिवार्य है। विधेयक को राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से ही दोनों सदन में से किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। राष्ट्रपति विधेयक को प्रभावित राज्य के विधानमंडल के विचार जानने के लिए निर्दिष्ट करेगा। राष्ट्रपति वह अवधि तय कर सकता है जिसके भीतर राज्य के विधानमंडल को अपना विचार व्यक्त करना और इस विनिर्दिष्ट अवधि या अन्य किसी अवधि के भीतर राज्य विधानमंडल के विचार प्राप्त न होने की स्थिति में भी विधेयक को पुनः प्रस्तावित किया जा सकता है। संसद या राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल के विचारों को स्वीकार करने या उनके अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य नहीं है और उसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है, भले ही ये विचार तय समय सीमा के भीतर प्राप्त हो गया हो। यदि पूर्व में प्रस्तुत विधेयक में संसद द्वारा संशोधन किया जाता है तो प्रत्येक बार राज्य विधानमंडल के लिए नया संदर्भ बनाना आवश्यक नहीं है। अनुच्छेद 3 संसद को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह नए राज्य बनाने, उनमें परिवर्तन करने और नाम बदलने या सीमा में परिवर्तन करने के संबंध में बिना राज्यों की अनुमति से कदम उठा सकती है। दूसरे शब्दों में संसद अपने अनुसार भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्धारण कर सकती है। इस प्रकार संविधान द्वारा क्षेत्रीय अखंडता या राज्य के अविभाज्य अस्तित्व की गारंटी नहीं दी गई है, अतः भारत को विनाशी राज्य का अविनाशी संघ कहना सही है। विनाशी राज्य का अविनाशी संघ। उल्लेखनीय है कि अमेरिका की संघीय प्रणाली स्वतंत्र राज्यों के मध्य समझौते का परिणाम है। संघीय सरकार नए राज्यों का निर्माण या उनकी सीमाओं में परिवर्तन संबंधी राज्य की अनुमति के बिना नहीं कर सकती, इसलिए अमेरिका को अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है। भारतीय संदर्भ में डी बसु के अनुसार भारतीय संसद को इस तरह की उदार शक्तियां दिए जाने के पीछे प्रमुख तर्क ये है कि भारत सरकार अधिनियम के अधीन प्रांतों का सामूहिकीकरण ऐतिहासिक और राजनीतिक कारकों के आधार पर था, न कि स्वयं लोगों के सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई विभाजन के आधार पर। संविधान के निर्माण के समय प्रांतों के प्राकृतिक संरेखण के अनुसार उनके पुनर्गठन का प्रश्न उत्पन्न हुआ था।
लेकिन उस समय समस्या की जटिलता को देखते हुए इस विशाल कार्य का उत्तरदायित्व नहीं लिया जा सका। ऐसे कई उदाहरण हैं जो राज्य विधानमंडलों ने नए राज्यों के गठन के लिए प्रस्ताव पारित किए, लेकिन संवैधानिक रूप से कोई राज्य नए राज्य के निर्माण इत्यादि की प्रक्रिया की शुरुआत नहीं कर सकता। उनकी शुरुआत केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के द्वारा ऐसे विधेयक को संसद में पेश करने से होती है। नवंबर 2011 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के द्वारा राज्य को 4 भागों पूर्वांचल, पश्चिम प्रदेश, मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड में विभाजित करने का प्रस्ताव पारित किया गया, जिसका केवल सांकेतिक मूल्य था, जबकि संवैधानिक रूप से इसका कोई महत्व नहीं था। पहली और चौथी अनुसूची संशोधन तथा इस संदर्भ में अनुपूरक, अनुषंगिक और परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियों को अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। इसका अर्थ यह है कि ऐसी विधियां साधारण बहुमत एवं साधारण विधायी प्रक्रिया के माध्यम से पारित किया जा सकता है। भारतीय क्षेत्र के अध्ययन संबंधी प्रावधान। क्या किसी भारतीय क्षेत्र के अध्ययन किसी भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य देश को देना के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता है? ये प्रश्न 1960 में राष्ट्रपति द्वारा एक परामर्श के रूप में उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। केंद्र सरकार द्वारा 1958 के नेहरू-नून समझौते के क्रियान्वयन हेतु बेरूबाड़ी संघ पश्चिम बंगाल, पाकिस्तान को हस्तांतरित कर दिया गया, जिसने राजनीतिक विद्रोह और विवाद को जन्म दिया। इसी आलोक में राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से ये परामर्श लेना पड़ा। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य देश को अध्यार्पित करने और सौंपने की शक्ति संसद के पास नहीं है। ये कार्य केवल अनुच्छेद 368 में संशोधन के जरिए ही किया जा सकता है। इस प्रकार किसी अन्य देश को कोई भारतीय क्षेत्र केवल अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन के माध्यम से ही अध्यार्पित किया जा सकता है। परिणाम स्वरूप उक्त क्षेत्र को पाकिस्तान को हस्तांतरित करने के लिए नवा संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया। भारत एवं बांग्लादेश के मध्य 1974 के भूमि सीमा समझौते के तहत अनक्लेव विदेशी अंत क्षेत्र के परस्पर विनियमन के लिए एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए, हालांकि उसकी पुष्टि संसद द्वारा होनी आवश्यक थी। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 119वां संविधान संशोधन विधेयक 2013 प्रस्तुत किया गया। विधेयक को दोनों सदन एवं राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति मिलने के पश्चात 100वां संविधान संशोधन के रूप में उल्लेखित किया गया। दूसरी ओर 1959 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारत और किसी अन्य देश के मध्य सीमा विवाद के निपटारे के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं है। ये कार्यपालिका द्वारा कार्रवाई के माध्यम से किया जा सकता है, क्योंकि ये मामला अन्य किसी देश के लिए भारतीय क्षेत्र के अध्यर्पण की श्रेणी में नहीं आता। कच्चातीबू द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य 1974 से 1976 में कई संधियों के माध्यम से भारत ने कच्चातीबू द्वीप श्रीलंका को अध्यार्पित कर दिया। बेरूबारी मामले में दिए गए निर्देश के अनुसार भारतीय भूभाग का किसी अन्य देश को हस्तांतरण केवल संवैधानिक संशोधन के माध्यम से किया जा सकता है। हाल ही में तमिलनाडु सरकार द्वारा श्रीलंका को कच्चातीबू द्वीप के हस्तांतरण को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित प्रक्रिया और निर्देश का उल्लंघन मानते हुए सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। राज्यों एवं संघ शासित कच्चातीबू द्वीप। राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों का उद्भव। स्वतंत्रता के पश्चात भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन राष्ट्रीय समेकन और एकीकरण का एक मुख्य पक्ष बन गया। देशी रियासतों के एकीकरण की प्रक्रिया के साथ उन प्रांतों जिनकी सीमाओं का निर्धारण अंग्रेजों द्वारा अतार्किक रूप से किया गया था, जो एकीकृत करने का कार्य अत्यंत समसाध्य था। हालांकि इस प्रक्रिया ने अंततः स्वायत्त तोड़ और भारत की विविधता को बढ़ाया। ब्रिटिश भारत में प्रांत दो प्रकार के थे, एक गवर्नर जनरल उत्तरदायी ब्रिटिश अधिकारियों